नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी 2021 में पीवाईक्यूज आए हुए हैं, मतलब कि क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं जो क्वेश्चन कराने वाली वो एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाली हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन को लिया है। ओके, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। चलिए, सभी बच्चे रेडी है। जो भी बच्चे रेडी है लाइव चैट के अंदर सभी बच्चे ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, ताकि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, उस एग्जाम में सारे बच्चों को यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल जाए। ओके, इसी वजह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रखी हुई है, ताकि यहाँ से किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कतें ना आए। ओके, चलिए, बने रहिए वीडियो के साथ। सभी बच्चे रेडी हो बता दो, ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए, ताकि पता चले कि आप सब रेडी हो। ओके, शुरू करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही साथ हमारी एक अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। ओके, तो उस चैनल को भी मतलब कि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके वहाँ पर आते हैं, जैसे कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। ओके, वो सारा मैंने वहाँ पर आपको साइकोलॉजी की यूट्यूब चैनल है वहीं पर करवाया हुआ है। ओके, तो आप लोग स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बाई आरती प्रजापति ऐसा लिखोगे तो अभी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करें। रेडी, स्टडी, गो। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, भारत की राष्ट्रीय स्तर की वन नीति का तिथि निर्धारण कब का है, बताइए। इंडिया की नेशनल लेवल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसकी डेट बताइए आप। 1894, 1952, 1988 एंड 1994। चलिए बताइए, कौन सी मतलब कि कौन से साल में, कौन से ईयर में नेशनल लेवल की फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी, उसके मतलब कि उसका निर्धारण किया हुआ था, बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करना है, बिकॉज हमें 35 क्वेश्चंस करना है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 1894 आएगा। क्लियर, 1894 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1894 से वन नीति यहाँ पर मतलब कि ये वन नीति जो थी फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 1894 में बनाई गई थी। इस नीति को 1982 में 1952 में उसे मतलब कि रिवाइज किया गया था। उसके बाद 1988 में भी उसको रिवाइज किया गया था। ओके, 1988 की संशोधित मतलब कि रिवाइज हुई जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसका मुख्य मुद्दा क्या था कि वनों का संरक्षण करना, मतलब कि फॉरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन करना, उसका कंजर्वेशन करना और डेवलपमेंट करना। ओके, उसका संरक्षण करना और उसका विकास करना। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रिवाइज हुई थी वो दो बार रिवाइज हुई है। आपकी 1894 वाली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो पहली बार रिवाइज हुई, वो 1952 में हुई थी। उसके बाद 1988 में रिवाइज हुई, तब उसका मुख्य मुद्दा मतलब कि उसका जो एम्स था वो क्या था भाई, कि फॉरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन करना, उसका कंजर्वेशन करना एंड डेवलपमेंट करना उसका। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अक्रिस्टलीय सिलिकॉन उच्च स्तर के प्रकाश अवशोषक सामग्री है। ओके, अमोर्फोस जो सिलिकॉन होता है वो हाईली लाइट अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अक्रिस्टलीय। ओके, यहाँ पर भी अक्रिस्टलीय, थोड़ा सा ध्यान रखना है हिंदी में। ओके, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ओके, यस, तो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, इसके गैर क्रिस्टल गुणधर्म, इसका जो मतलब कि प्रॉपर्टीज है वो क्या है? नॉन क्रिस्टल, गैर क्रिस्टल गुणधर्मों के ओके, यहाँ पर ऐसे आएगा, गुणधर्मों के कारण सौर सेल। ओके, मतलब कि सोलर जो सेल होते हैं वो सोलर सेल के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। बताइए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद में आपको समझाती हूँ कि ये अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है क्या।
ओके, और किसके लिए, मतलब कि किसमें इसका यूज होता है। चलिए पहले इसका आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, तो यहाँ पर देखिए, पहले समझते हैं इसको। अब देखो, एमोर्फोस जो सिलिकॉन है, जिसको हम अक्रिस्टलीय सिलिकॉन बोलते हैं, या तो फिर हम उसको अनाकार सिलिकॉन भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है या तो फिर अनाकार जो सिलिकॉन है, वो एलसीडी में सौर कोशिकाओं और पतली फिल्म ट्रांजिस्टर के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन का गैर क्रिस्टलीय रूप है, नॉन क्रिस्टलीय रूप है। लेकिन किसके अंदर यूज किया जाता है भाई, तो जो भी आपकी सौर कोशिका, मतलब कि सोलर जो सेल होती है ना, सोलर मतलब ये देखो, ये सोलर प्लेट है, आपको दिख रही है, इसके अंदर ये यूज होते हैं। ये सोलर प्लेट है, इसके ये पार्ट है। ओके, इसको इस तरीके से चार भागों में बांटा जाता है। इस तरीके से पहला वाला टीसीओ ग्लास होता है, जो कि आपको ये ग्लास दिख रहा है ऊपर से। ओके, उसके बाद ये देखो एमोर्फोस जो एसआई है। ओके, मतलब कि ये क्या है आपकी, ये है आपकी अनाकार सिलिकॉन, या तो फिर हम उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय सिलिकॉन बोलते हैं। ओके, तो ये वाली जो है ना, ये वाली, यस, ये वाली अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है। ओके, और उसके बाद है टीसीओ। ओके, और उसके बाद है बैक कंटेंट। ओके, नीचे वाला कंटेंट। क्लियर? यस, तो यहाँ पर आपको ये देखना था कि ये जो फिल्म ट्रांजिस्टर के लिए, मतलब पतली फिल्म, थीन बोलते हैं ना, जो एलसीडी के अंदर यूज होती है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, हमने ये पढ़ा हुआ था आईसीटी के अंदर, है ना। और सोलर सेल के अंदर, ओके, सोलर सेल मतलब ये जो सोलर की प्लेट होती है उसके अंदर। ओके, एसी, ओके, एसी के लिए उपयोग, सॉरी, एसी सौर कोशिकाओं या पतली फिल्म सिलिकॉन सौर कोशिकाओं के लिए अर्धचालक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, ये क्या होता है भाई, अर्धचालक सामग्री जो है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको बोलते हैं। ओके, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके लिए यूज किया जाता है। ये पतली फिल्मों में कांच, धातु और प्लास्टिक जैसे विभिन्न लचीले सबस्ट्रेटस पर जमा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो बताया यही बात यहाँ पर बताई हुई है। और ये जो है वो नॉन क्रिस्टलीय सिलिकॉन का जो है ना, वो नॉन क्रिस्टलीय रूप है। ओके, क्लियर? और सोलर सेल के लिए ये यूजफुल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है, जहाँ पर सोलर सेल का यूज किया जाता है। क्लियर? यस, अब इसको पढ़ो। अब बढ़ो स्टेटमेंट को, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन उच्च स्तर के प्रकाश अवशोषक सामग्री है। बिल्कुल है भाई, सोलर के अंदर हम इसीलिए तो यूज करते हैं, सोलर के अंदर यूज हो रहे, तो सोलर हाईली लाइट, हम मतलब कि लाइट प्रकाश को हम अवशोषित करते हैं सोलर से। यस यस, तो ये सही बात है। ओके, और दूसरा वाला देखिए, अक्रिस्टलीय, यहाँ पर लिख लेना अक्रिस्टलीय। ओके, या तो फिर आपको मैंने अनाकार वर्ड बताया, अनाकार, है ना, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये अक्रिस्टलीय सिलिकॉन इसके गैर क्रिस्टल गुणधर्मों के कारण, मतलब कि उसके अंदर जो उसका नॉन क्रिस्टल प्रॉपर्टीज है, उसके कारण सौर सेल के विकास के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है, ये बताया। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि उपयुक्त सामग्री है ना। यस, तो यहाँ पर ये वाला फॉल्स है। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका क्या है भाई, फॉल्स है। क्लियर? चलिए, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक जलवायु क्लाइमेट में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रेडियोएक्टिव बल पाया जाता है भाई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडियोएक्टिव जो बल होता है, फोर्सिंग होता है, कहाँ किस में पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CH4 मतलब कि मीथेन के अंदर, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, या फिर O3 यानी कि ओजोन के अंदर। बताइए इसका आंसर, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। चलिए इसको बताइए आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए। यस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? O3 आएगा। अब O3 कैसे आएगा मैम? यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रेडिएक्टिव की बात हो रही है, चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से। देखो, O3 होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, एटम्स बोलते हैं, है ना, O O और ये O, ये तीनों O है ना भाई ऑक्सीजन के, ये क्या है भाई,
एटॉम्स है, एटॉम्स मतलब अणु है, ओके। 3 अणु इकट्ठे होते हैं तब जाके आपका ये क्या बनता है, O3 बनता है, ओजोन बनता है, ओके। ओजोन को अगर मैं बोलूँ तो इसको ट्राई ऑक्सीजन भी बोला जाता है, ओके। इसको क्या बोला जाता है, ट्राई ऑक्सीजन। ये भी याद रखना है ट्राई ऑक्सीजन क्या है, तो ओजोन को ही हम ट्राई ऑक्सीजन बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, क्या होता है 3, ओके। 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये वाला एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, ओके, जिसको ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्लियर। O3 में बॉन्ड बनाने के बाद अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, देखो ये ओ एक एक वो है, अब ये तीन मिलते हैं तब ओजोन बनते हैं। तो 3 कैसे बनेंगे, देखो यहाँ से यहाँ ये आपको लाइन दिख रही है ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड, ओके, उसको बोलते हैं बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो होते हैं ना, ये बॉन्ड जो मिलते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पर इसके भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है ना, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब ब्लैक में ये देखो पॉइंट, ये देख रहे हो ना पॉइंट, ऐसे बिंदु दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ओके, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, इसका रूल्स क्या है पता है, कि अगर वो बॉन्ड बनाने के बाद वो जो है ना, ऑक्सीजन जो है ना, ये बॉन्ड बना रहा है ना, तो बॉन्ड बनाने के बाद हर एटम में कितने हिस्से आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे के साथ, जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड बना है ना, तो ये बॉन्ड जब बनता है ना, तब क्या होता है भाई, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ओके। ये एक बॉन्ड हुआ है ना, अब ये देखो ये उसका बॉन्ड हुआ है ना, तो ये बॉन्ड के साथ ये लाइन दिख रही है ना, उसको बॉन्ड बोलते हैं, ओके। उसके बाद इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो इस तरीके से ये जब बनते हैं तब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, सभी के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। टोटल वैसे देखा जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें क्या होता है, हर एक ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। हर एक के अंदर क्या जाता है, 6, लेकिन बॉन्ड के साथ अगर होता है तो 8 जाते हैं। समझ आ रहा है ना, क्योंकि 2 जो होंगे वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में मिले हुए होंगे, ओके। मतलब इसमें भी आते होंगे, उसमें भी आते होंगे, वैसे होंगे। क्लियर। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ और अच्छे से दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमने यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, ये बात मैंने आपको बता दी है, ओके। यहाँ पर समझते, ये ऑक्सीजन का एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और हमने आपको बताया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये 6 होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी 4 होते हैं। अब देखो ये बॉन्ड बना एक और ये बॉन्ड बना, अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। रूल्स क्या है भाई, कि टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं आपके 18, है ना। अब इनमें से हर एक के अंदर क्या आते हैं, 6 आते हैं हर एक ऑक्सीजन के अंदर, है ना, यस। तो यहाँ पर देखो कितने बन रहे हैं, 6, और ये एक साथ अगर मैं बॉन्ड के साथ देखूँ तो इसमें 8 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां और ये 8वां, है ना, 8 यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, सॉरी यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा वेट, यस, इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ओके। यहाँ पर देखो इसके साथ ये पूरा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 ये 2 3 और ये 4 है ना, फिर 5 ये 6 7 और यहाँ पर ये 8 है। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने थे, 8 थे, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो कितने हो रहा है। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ओके, तीसरे वाले की बात कर रही हूँ। ये देखो मैं इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ बिकॉज एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई भी मतलब डिटेल्स में भी ले जाए ना, तब भी आपको दिक्कत ही ना आए, ओके। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, डोंट वरी। इसको देखो, अब इसको देखो,
इसको ऐसे देखो, ओके, ये अपने बॉन्ड के साथ है। तो देखो यहाँ पर कितने हुए, 2 4 और ये 5 और ये 6, यहाँ पर तो भाई 6 हुए, यहाँ पर तो आपके 8 हुए थे, यहाँ पर भी 8 हुए थे, अब यहाँ पर 6 हुए। अब यहाँ पर क्या रूल्स है भाई, बॉन्ड के साथ उसके क्या होने चाहिए, सभी के अंदर 7 7 होने चाहिए, ओके। वैसे तो 8 8 होनी चाहिए, सॉरी 8 8 होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पर डाल देंगे, क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर। अब यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये ओ, ये ओ और ये ओ, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 तो था ही यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 6 थे, 5 6, ओके। ये तो यहाँ पर मतलब बॉन्ड बना हुआ था 1 2, ओके, और यहाँ पर बॉन्ड बना था 1 2 और 3 और 4 थे, है ना। अब यहाँ पर 4 थे ना यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर जो 2 थे ना, मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर रख दूंगी, ओके, यहाँ पर बॉन्ड बना दूंगी। तो ये 2 यहाँ पर आ गए भाई, यस आ गए, है ना। अब देखो इसके पास कितने हो गए, देखो इसके पास अगर मैं देखूंगी तो कितने हुए, सॉरी यस, अगर इसके पास में देखती हूँ तो कितने हो रहे हैं, ये बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी, ओके यस। अब देखो इसके पास 1 2 3 4 हुए और ये 4 8 हो गए, बिल्कुल हो गए इसके पास। अब इसके पास कितने हुए, इसके पास देखो तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस किया था, है ना, यस प्लस किया था। अब यहाँ पर देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर मतलब कि आपके क्या हो रहे हैं भाई, यहाँ पर 8 हो गए, है ना, ये 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, 5 6 7 8 हो गए। अब यहाँ पर देखो इसको कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है, अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हर एक ऑक्सीजन जो है ना उसके अंदर 6 6 होने चाहिए भाई। तो इसके पास कितने आए, इसके पास देखो तो इसके पास कितने आए, इसके बाद 6 और ये वाला एक 7 आ गए, है ना। अगर यहाँ से मैं देख रही हूँ, यहाँ से यहाँ देख रही हूँ, और यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ देख रही हूँ, तो देखो 3 2 5 ही बन रहे हैं। और इसका अगर मैं देख रही हूँ तो 3 3 6 यहाँ पर हो गए, है ना, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे। तो यहाँ पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं माइनस करके यहाँ पर क्या करूंगी, ये एक वाला है ना, उसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर ला दूंगी, क्लियर। तो इस तरीके से 7 7 बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहीं से आपको होती है, और हमें पता नहीं होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात क्या है, ओके। तो ये सिस्टम इस तरीके से चलता है कि अगर कोई भी ऑक्सीजन है उसके अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 6 होने चाहिए, ओके। 3 ये ऑक्सीजन होते हैं, ओके, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, हर एक के अंदर 6 6 होने चाहिए। अगर बाउंड के साथ अगर हम बात करेंगे तो बाउंड के साथ कितने कितने होने चाहिए, 8 8 होने चाहिए। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर, यस। चलिए बस यही बात यहाँ पर बताई हुई, तो 4 इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, असर्सन रीजन है, असर्सन कह रहा है भारत में 2020 में लॉकडाउन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था। जो लॉकडाउन लगाया गया था वो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत लगाया गया था। क्यों, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संभाली जाने वाली कोविड-19 प्रथम संपूर्ण भारत स्तर की जैविक आपदा थी, ओके। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मतलब कि हमारी कोविड-19 वाली जो सिचुएशन बनी थी, जो मतलब कि जो आपदा आ रही थी, ओके, तो वो आपदा क्या थे, वो क्या था, इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर था। इसी वजह से पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर था, ओके। इसी वजह से ये मतलब पूरे इंडिया के लिए था, ओके, पूरे इंडिया के लिए था। इसी वजह से इसको लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था, किसके अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। बताइए क्या कह रहा है ये तो बहुत इजी है, मतलब कि पढ़ेंगे तो भी मतलब इजीली समझ आ जाएगा कि क्या बात है। यस, तो करेक्ट आंसर इज द बोथ, दोनों के दोनों सही है। और जो रीजन है वो असर्सन का क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक स्वस्थ मानव के कान को क्षीणतम स्तर पर चल पाने वाली आवाज कितने डेसिबल की होती है। चलिए, एक स्वस्थ मानव है, ओके, स्वस्थ मानव का जो कान है, ओके, उसकी मतलब कि क्षीणतम स्तर जो है ना, तो वो मतलब कि कितनी होनी चाहिए, उसकी जो भी डेसिबल की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0 डेसिबल, 1 डेसिबल, 10 डेसिबल या 20। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्षीणतम स्तर वाली बोला है। ओके, आंसर करिए सभी बच्चे। यस, तो करेक्ट आंसर इज 0 dB। क्या आएगा, 0 dB। ओके, 0 dB को अगर हम हर्ट्ज में देखते हैं तो 1000 हर्ट्ज आपका आंसर आएगा। ओके, अगर आपको डीबी में क्वेश्चन पूछा गया है तो डीबी में 0 dB आएगा, अगर हर्ट्ज में पूछा गया है तो 1000 हर्ट्ज आएगा। क्लियर? यस, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुण है, बताइए। यहाँ पर जो हार्डनेस होती है, ओके, वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दी है। बताइए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है जिसकी वजह से हम वाटर को हार्डनेस बोल सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर कठोरता की बात कर सकते हैं, और वो भी कैसी, स्थायी परमानेंट कठोरता की बात की जा सकती है। बताइए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की विद्यमानता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की विद्यमानता, ओके, साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता, और इस जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। बताइए, परमानेंट हार्डनेस होती है उसकी विशेषता बतानी है। देखिए, उबाल कर तो आप दूर कर ही नहीं सकते, परमानेंट हार्डनेस है तो, है ना, तो ई वाला तो पहले से वैसे भी आपका चला गया, अब एक ही ऑप्शन है ई वाला, तो उसको तो हटा दिया आपने। अभी आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। बताइए, आंसर सभी बच्चे करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। कठोरता अस्थायी या स्थायी होती है, हमने बताया टेम्पररी भी होती है, परमानेंट भी होती है। क्वेश्चन में परमानेंट के बारे में पूछा है। ओके, पहले देख लेते हैं अस्थायी कठोरता जो होती है ना, टेम्पररी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टेम्पोररी। ओके, टेम्पोररी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या भाई, परमानेंट। ओके, परमानेंट। अब देखो समझो, टेम्पररी जो होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, कैल्शियम, ओके, कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के क्या है भाई, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड बाइकार्बोनेट, ओके, यस, कैल्शियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ओके, टेम्पररी जो हार्डनेस होती है उसकी बात है। ओके, और इसे कार्बोनेट कठोरता के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई, कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उसी की वजह से टेम्पररी हार्डनेस आती है। ओके, और इसी वजह से इसको कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है। ओके, कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है। क्लियर? यस। उसके बाद देखो, स्थायी कठोरता की अगर मैं बात करूं, तो स्थायी कठोरता की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ओके, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, अब देखिए समझिए, ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड की बात हो रही है। यस। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा भाई, यस, सल्फेट एंड नाइट्रेट्स की उपस्थिति के कारण होती है, और इसे गैर कार्बोनेट कठोरता के रूप में भी जाना जाता है। ओके, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट और नाइट्रेट की उपस्थिति। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, वेट, यस, कैल्शियम, ओके, एंड मैग्नीशियम, ओके, एंड मैग्नीशियम, यस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या है भाई, क्लोराइड, क्या है भाई, क्लोराइड। ओके, यस, क्लोराइड्स। ओके, एंड साथ ही साथ आपको याद रखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के
क्या है भाई, उसके बाद है सल्फेट की बात आ रही है। ओके, तो सल्फेट, ओके, सल्फेट्स। एंड तीसरा होगा आपका कैल्शियम के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओके, मैग्नीशियम के क्या है भाई, यहाँ पर नाइट्रेट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रेट, नाइट्रेट्स। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दो ही दिया है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट, है ना, ये ऑप्शन दिया। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर घुमा फिरा के भी पूछते हैं तो आपको नाइट्रेट भी याद रखना है। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के नाइट्रेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ओके, अगर कार्बोनेट की बात होगी तो टेम्पररी हार्डनेस। ओके, और कैल्शियम मैग्नीशियम की बात होगी तो उसके अंदर क्लोराइड और सल्फेट एंड नाइट्रेट्स, ये तीन आपको नाम याद रखने, जो क्या है भाई, परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? यस। तो यहाँ पर अब आपके आंसर मतलब आगे कुछ रह नहीं गया ना। यस, कार्बोनेट कठोरता गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है। देखो, ये जो कार्बोनेट मतलब ये वाली टेम्पररी जो आपकी हार्डनेस होती है ना, जिसको हम कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, ये क्या होती है, गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है। ओके, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हीट के लिए सेंसिटिव कौन सा मतलब कि क्या बोलते हैं, कौन सी वाटर की हार्डनेस होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो क्या होती है भाई, सेंसिटिव होती है हीट के लिए। ओके, और उच्च तापमान पर आसानी से वो अवक्षेपित भी हो जाती है। ओके, क्लियर? चलिए, ओके, ये बात हो गई आपकी कार्बोनेट हार्डनेस की। ओके, चलिए, तुम यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछी गई प्रॉपर्टीज परमानेंट हार्डनेस की पूछी गई। तो हमने क्या बताया, कैल्शियम मैग्नीशियम के, देखो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स की बात हो रही है तो ये गलत हो गया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग उत्पन्न करता है, ये तो हमने कहा नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की बात हुई है, बिल्कुल। जल को उबालकर दूर किया जा सकता है तो वो टेम्पररी हो सकती है, परमानेंट नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर और तीसरा अगर आपको यही इसी तरीके का एक ऑप्शन अगर दिया होगा नाइट्रेट वाला तो भी आपका सही होगा। ओके, तो पी और डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है, बताइए। खतरनाक जो हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंडक्टिविटी होती है, इग्निटेबिलिटी होती है, ओके, कोरोसिविटी होती है, या फिर मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी होती है। ओके, और क्या है, रिएक्टिविटी। बताइए क्या आंसर आएगा, इसका आंसर करिए सभी बच्चे, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला आएगा आपका इग्निटेबिलिटी, ओके, कोरोसिविटी, एंड तीसरा आएगा आपका रिएक्टिविटी। ओके, और चौथा एक आएगा आपका यहाँ पर ये वाला, ओके, टॉक्सिसिटी। ओके, यहाँ पर लिख लेती हूँ टॉक्सिसिटी, मैं आपको समझाती हूँ इसको। ओके, तो आइग्निबिलिटी, ओके, यस, ये पहला वाला। दूसरा वाला कोरोसिविटी, ओके, सिविटी, एंड तीसरा है आपका रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, एंड फोर्थ नंबर अगर आपको दिया होगा तो भी आपको पता होना चाहिए टॉक्सिसिटी। ओके, टॉक्सिसिटी। क्लियर? यस, ये चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हजार्डस वेस्ट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपरली चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो बी, सी और ई, है ना, बी, सी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा कि हजार्डस वेस्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ओके, तो एक खतरनाक कचरा जिसको बोला जाता है, ओके, खतरनाक अपशिष्ट मतलब खतरनाक कचरा। तो खतरनाक कचरा ऐसे गुणों वाला कचरा है जो इसे खतरनाक या मानव स्वास्थ्य या सॉरी पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने में क्या होता है, सक्षम होता है। ओके, मतलब कि मानव स्वास्थ्य को भी खतरा रूप होता है ऐसा कचरा।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ड्रेन क्लीनर होता है, ऑयल पेंट होता है, ओके, मोटर ऑयल होता है, एंटीफ्रीज होता है, ईंधन, जहर, कीटनाशक, शाकनाशी और कृंतकनाशक, ओके, ये सारे नाम मतलब यहाँ से भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ओके। यस, फ्लोरोसेंट लैंप, लैंप रोडे, स्मोक डिटेक्टर, चिकित्सा अपशिष्ट, कुछ प्रकार के सफाई रसायन और जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गए, ओके, ये सारे सेल फोन हो गए, ये सारे मतलब आपके हजार्डस वेस्ट के अंदर ही आते हैं। क्लियर? तो एक प्रकार का कचरा है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ओके। अब यहाँ पर ईपीएस जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है एक, ओके, जिसका नाम है ईपीए, मतलब कि इसको शॉर्ट में ईपीए बोला जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में ईपीए का फुल फॉर्म दिया जाए तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है, ओके। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, इग्निटेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो इग्निटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो, ईपीए के अनुसार, ईपीए मतलब मैंने क्या बताया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार इग्निटेबल वेस्ट कुछ शर्तों के तहत आग पैदा कर सकता है। क्या करता है भाई, आग। यहाँ पर आप मतलब इमेज को देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा आग की इग्निटेबिलिटी की बात हो रही है। तो इग्नि से आग याद रख सकते हो ना, अग्नि याद रख सकते हो, यस, इग्नि अग्नि है ना। तो यस, स्वचालित रूप से दहनशील होता है, ओके, स्वचालित रूप से खुद से ही क्या हो जाता है, वो दहनशील होता है। या 60 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं 60 डिग्री सेल्सियस या तो फिर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जिनको बोलते हैं, ओके। तो फ़ारेनहाइट से कम फ्लैश पॉइंट पर वो होता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल में अपशिष्ट तेल होते हैं, वो खुद ही मतलब ये जल जाते हैं ना, यस। तो प्रयुक्त सॉल्वेंट्स शामिल होते हैं, ओके। तेल और प्रयुक्त जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो मतलब कि इग्निटेबिलिटी में आते हैं, वो खुद से मतलब कि क्या होते हैं, दहनशील हो जाते हैं। क्लियर? तो इग्निटेबिलिटी जो है वो आपका क्या है, हजार्डस वेस्ट है, ओके, मतलब कि मानव के लिए भी खतरा पैदा करता है, पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा करता है, ओके, ऐसा कचरा है, ओके। संक्षारक की बात करते हैं, कोरोसिविटी की बात करते हैं। तो देखो ईपीए के अनुसार, यहाँ पर सारे ईपीए की मतलब है, यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ही ये 4 मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उनके अनुसार अगर हम देखा जाए तो जो कोरोसिविटी है वो अपशिष्ट एसिड या बेस जो होती है ना, रासायनिक प्रोसेस हम करते हैं ना, मतलब कि एसिड बेस, ओके, pH 2 से कम या बराबर या 12.5 से अधिक या बराबर होते हैं, जो भंडारण टैंक होते हैं, ड्रम होते हैं, बैरल जैसे धातु के कंटेनरों को संक्षारक करने में सक्षम होते हैं। बैटरी एसिड एक उदाहरण है। बैटरी एसिड जैसे होता है ना, बैटरी होती है ना, कार के अंदर बैटरी आती है ना, उसके अंदर भी एक प्रकार का एसिड होता है, लिक्विड होता है, ओके, जिसकी वजह से मतलब कि कार आपकी चलती है ना, यस। तो एक संक्षारक लोगों को त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और धातु को महत्वपूर्ण रूप से खराब कर सकता है। एक संक्षारक खतरनाक सामग्री या तो तरल या तो ठोस हो सकती है, ओके, मतलब प्रवाही रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी होती है और सॉलिड के रूप में भी ये होती है, ओके। तो कोरोसिव जो होती है, ओके, जो मतलब कि उसका जो मटेरियल होता है वो कैसा, लिक्विड के रूप में और सॉलिड के रूप में भी होता है। जैसे कि हमने लिक्विड के रूप में बात की, बैटरी एसिड होती है ना, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। कोरोसिविटी से याद रख लो कि क्या है, एसिड, कोरोसिविटी एसिड, ओके, ऐसे याद रख लो, जो मतलब कि ऐसा मतलब कि एसिड या बेस होता है जो क्या करता है, मानव के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होता है, ओके, मतलब कि हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी देखो अभी आगे हमने आई और फिर कोरोसिविटी, आईसी हमने देखा, अब आरटी देखेंगे, ओके, याद रखने के लिए इजी हो जाए इसी वजह से, आईसीआरटी, ओके, आईसीआरटी, यस। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रियाशीलता। ईपीए मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रतिक्रियाशील कचरे को परिभाषित करता है। अपशिष्ट जो सामान्य परिस्थितियों में अस्थिर होते हैं, जैसे कि गर्म, संपीड़ित या पानी के साथ मिश्रित होने पर वे विस्फोट करते हैं या जहरीले धुएं, गैसों या वाष्प का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो लिथियम सल्फर बैटरी और विस्फोटक शामिल है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो
सल्फर बैटरीज जो होती है, लिथियम सल्फर बैटरीज होती है, बैटरी होती है, ओके, एक्सप्लोसिव जो होती है, ओके। तो ये सारे क्या है भाई, एक प्रकार के रिएक्टिविटी होते हैं, मतलब बॉम्ब से याद रख लो ना, बॉम्ब यहाँ पर दिख ही रहा है, बॉम्ब है ना, यस। तो ये सल्फर लिथियम, हाँ, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो किसका उदाहरण है, तो रिएक्टिविटी का उदाहरण है, ओके। वो क्या करता है भाई, गर्म होने से या फिर संपीड़ित या पानी के साथ मिलने से क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, या तो फिर जहरीला धुआं खड़ा करता है, ओके, या तो फिर गैस, ओके, या वाष्प का कारण बनता है, ओके, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानकारक होता है। फोर्थ नंबर पर टी का मतलब है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है भाई, विषाक्तता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ओके। टॉक्सिसिटी में ईपीए द्वारा जहरीले कचरे को ऐसे कचरे के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हानिकारक या घातक होते हैं जब अंतःग्रहण या अवशोषित हो जाते हैं, जैसे कि पारा हो गया, शीशा हो गया, है ना, ये सारे के पारा शीशा टॉक्सिसिटी में आ जाता है, ओके। जब जहरीले कचरे का निपटान भूमि पर किया जाता है तो दूषित तरल कचरे से निकल सकता है और भूजल को भी प्रदूषित कर सकता है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर ICRT जो है, ओके, ये आपको याद रखनी है, इग्निटेबिलिटी, ओके, कोरेसिटिव, फिर रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी, ओके, ये चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। तो देखो एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन के अंदर हमने कंडक्टिविटी की बात नहीं की, निकाल दो। इग्निटेबिलिटी की बात की है, बिल्कुल की है। कोरोसिविटी की है, यस। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात की है, नहीं की है, ओके। और रिएक्टिविटी की, ओके। और फोर्थ नंबर पर हमने क्या बताया आपको, टॉक्सिसिटी, ओके, याद रखना है, क्लियर। चले, तो BC इज द करेक्ट आंसर, यस, थर्ड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था। मतलब कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया ना 1986 के अंदर, वो किसके कारण आया था, यहाँ पर ये कारण बताना किसके कारण उसको बनाया गया था, मतलब कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। 1985 वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वियना के अंदर 1985 के अंदर, क्या उसके कारण ही ये बना था, ओके। लंबी दूरी के सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन के लिए बना था भाई, ओके, 1983 में, ओके। उसके बाद देखो लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975 के अंतर्गत ये बना था। या फिर 1972 मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में जो हुआ था 1972 में, तो उसके अंदर किसके कारण हुआ था ये, किसके कारण 1986 जो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, ये आपको बताना है। बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ओके, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आंसर करिए सभी बच्चे। यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, यस, 1972 जो है ना, 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए स्टॉकहोम के अंदर, ओके, उसके अंतर्गत इसके कारण क्या हुआ था भाई, यहाँ पर 1986 के अंदर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मतलब कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ओके। तो ये उसकी भारत की प्रतिबद्धता का ये परिणाम था, क्लियर, यस, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अर्धचालक के रूप में फोटोवॉल्विक सेल्स में प्राय प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। चलिए बताना है आपको बहुक्रिस्टलाइन सिलिकॉन क्या है, बताइए। जो क्या होते हैं भाई, आपके अर्धचालक के रूप में जो फोटोवॉल्विक सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर मतलब काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो फोटोवॉल्विक सेल्स होते हैं, ओके, उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के रूप में काम करते हैं, ओके। बताइए क्या है,
तो मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विथ डिफरेंस ओरिएंटेशन, ओके, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स, समान अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल, मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल विथ सिमिलर ओरिएंटेशन, क्रिस्टल सिलिकॉन जो अनाकार सिलिकॉन से परिवर्तित होकर बना है, ओके, अमोर्फोस सिलिकॉन कन्वर्ट टू क्रिस्टल सिलिकॉन, प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल सिलिकॉन है। बताइए क्या है भाई, फोटोवॉल्विक सेल के अंदर जो सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं उसकी बात हो रही है। यस यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला आएगा, मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल विथ डिफरेंस ओरिएंटेशन, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स जो है वो इसका यहाँ पर आंसर है। ओके यस, तो यहाँ पर ओके फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है भाई, तो मल्टी क्रिस्टलाइन जिसको बोलते हैं बहुक्रिस्टलीन सिलिकॉन और पॉलीसिलिकॉन के रूप में भी जाना जाता है, इसको पॉलीसिलिकॉन भी कहते हैं और उसको बहुक्रिस्टलीय सिलिकॉन यानी कि मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन भी बोला जाता है। ओके, यह सिलिकॉन का एक उच्च शुद्धता पॉलीक्रिस्टलाइन यानी कि दानेदार या ग्रैन्युअल प्रकार की ये सामग्री होती है। ओके, वे एक प्रयोगशाला के अंदर उगाए जाते हैं, क्या होते हैं, उगाए जाते हैं एक प्रयोगशाला के अंदर। यह व्यापक रूप से सौर फोटोवॉल्विक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, फोटोवॉल्विक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कच्चे माल के रूप में उसका यूज किया जाता है। फोटोवॉल्विक कोशिकाओं में अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बस यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। ओके, तो फोटोवॉल्विक कोशिकाओं में सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का व्यापक रूप से उपयोग किसका किया जाता है, ये आपके मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है या तो जिसको हम पॉलीसिलिकॉन बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। ओके, इसका उपयोग पारंपरिक क्रिस्टलीय सिलिकॉन और सौर कोशिकाओं में किया जाता है। ओके, क्योंकि आगे भी हमने बात की थी ना, वो नॉन क्रिस्टल वाली थी है ना, सिलिकॉन वाली। यस, तो सौर कोशिका के अंदर हमने आपको बताया था। यस, यह सूर्य के प्रकाश के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। यही मतलब कि वहां पर जो पूछा गया था ना, जो स्टेटमेंट वही तो बताता था है ना, ज्यादातर प्रकाश को अवशोषित करता है। बिल्कुल, तो यही बात यहाँ पर बात बताई है कि प्रकाश के बेहतर अवशोषण में वो मदद करता है और इसीलिए स्पष्ट ऊर्जा संसाधन बनाने में योगदान देता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में सामग्री भी है। ये जो पॉलीसिलिकॉन है ना, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद अगर हम बताएं कि सबसे ज्यादा मात्रा में कोई सामग्री है ऑक्सीजन के बाद, तो वो क्या है, पॉलीसिलिकॉन है। ओके, कंप्यूटर चिप्स में भी सिलिकॉन सबसे आम सेमीकंडक्टर है। ओके, मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर भी जो चिप्स लगी होती है ना, वो चिप्स के अंदर भी यही सेमीकंडक्टर के रूप में ये सिलिकॉन काम करता है। क्लियर? यस, तो ये थोड़ा सा आपको समझना था जो कि एग्जाम में पूछे जाए तो आपको दिक्कतें ना आए। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना था भाई, 1 इज द करेक्ट आंसर, मैनी इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, ओके, वो उसकी बात यहाँ पर बताई गई। ओके, चलिए। यस, और यहाँ पर आप बोलोगे प्रयोगशाला में विकसित किए गए क्रिस्टल से, विकसित नहीं किए जाते, उगाए जाते हैं इसको। ओके, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर? यस, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 हवर के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है, बताइए। इसका आंसर करिए। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ओके, जिसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो CPCBI, ओके, CPCBI भी बोल सकते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, उसके द्वारा जो भी मतलब कि पॉल्यूलेट्स हैं, ओके, जो क्या है वे आवासीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ओके, रेसिडेंशियल एरियाज जो होते हैं उसके अंदर 24 आवर्स के आधार पर निकाले गए जो एवरेज होते हैं ना, एवरेज हेतु निर्धारित जो सीमा तय की जाती है। ओके, तो उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। बताओ, PM 2.5, PM 10, SOX, PB, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर देखो, अगर 24 आवर्स की यहाँ पर बात की गई है, यस, तो 24 आवर्स को अगर हम लगाते हैं तो पहले आएगा PM10 आएगा। ओके, उसके बाद PM2.5 आएगा, उसके बाद NO2 आएगा, फिर SO2 आएगा, उसके बाद NH3 आएगा, और उसके बाद PB आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगाना क्या था भाई, यस, तो SO2 मतलब यहाँ पर SOX है या फिर 2 होगा। ओके, डोंट वरी, यहाँ पर X ही है, तो यहाँ पर SOX होगा। ओके, यहाँ पर 2 नहीं होगा, SOX होगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देना, SOX। ओके, ये SOX, या तो फिर आप SO2 भी बोल सकते हैं। क्लियर, यस, तो PM10 2.5 याद रख लो, फिर NO2 याद रख लो, NO2 SO2 या तो फिर SOX याद रख लो, NH3। ओके, और पीबी, ये सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है। तो 24 आवर्स की बात हो रही, पहले क्या आएगा, 10 आएगा, उसके 2.5 आएगा, उसके बाद SOX आएगा, और उसके बाद पीबी आएगा। ओके, पहला, दूसरा, फिर तीसरा और फोर्थ। पीबी जो है वो सबसे छोटा है, पीबी। ओके, मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस में हम चलेंगे तो पीबी लास्ट में आएगा। पहले PM10 आएगा, फिर SO, और यहाँ पर SOX लगा लो, या तो फिर आप उसको SO2 लगा लो। ओके, और उसके बाद है, सॉरी वेट, PM2.5, यस। अच्छा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ना, वो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, यहाँ पर थर्ड आंसर बनेगा, बिकॉज PM10, PM2.5, SOX एंड PB आएगा। ओके, क्लियर, ये थोड़ा सा आप देख लेना, जस्ट वेट, में इसको मतलब चेक करके आपको बताती हूँ, बिकॉज यस, वेट, जस्ट वेट। ओके, तब तक थोड़ी सी सांसें ले लो आराम से, मैं इसको पहले कंफर्म कर लेती हूँ, ज़रूरी है इसको कंफर्म करना। ओके, तो यहाँ पर यस, तो यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर ही सही है। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू आपकी NTA की जो मतलब कि आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग PM10, उसके बाद SO, यहाँ पर क्या है भाई, 1 मिनट, इसको भी देख लेती हूँ। यस, SOX दिया है। ओके, ये SOX है। ओके, PM2.5 एंड फिर आएगा आपका PB आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप मतलब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ओके, वैसे तो SO2 है वो बाद में बताया हुआ था। ओके, मैंने जो चार्ट देखा था उसके अंदर, तो हो सकता है कि गलती हो गई हो। ओके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पहले क्या लगाएंगे, PM10 लगाएंगे, उसके बाद SO2 लगाएंगे, उसके बाद PM2.5 लगाएंगे, और उसके बाद PB। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर 8 आवर्स की बात होगी तो O3 और फिर आपका CO आएगा। ओके, और बाकी अगर आपको मतलब कुछ भी टाइम नहीं दिया है, मतलब आवर्स नहीं दिया है, ओके, तो फिर आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो PM10, उसके बाद आप लगाओगे SO2। ओके, फिर PM2.5, NO2, O3, CO, फिर NH3, और लास्ट में आपका PB आएगा। क्लियर, यस, तो इसको इसी तरीके से आपको लगाना है, क्योंकि NTA ने जो दिया है वो इस तरीके से आंसर दिया है आपका। ओके, क्लियर, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात है जो बहुत ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्वों से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मलनल पर उगाया जाए। ओके, और कथन 2 कह रहा है कि वाटर ह्यासिथ, सेल्विनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण है, बताइए, आंसर करिए। एक्वाटिक वीड्स जिसको बोलते हैं, ओके, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो जलीय खरपतवार। अब देखो, जलीय खरपतवार क्या होती है पता है, आप लोगों ने कभी पानी का जो तालाब होता है वहां पर, मतलब जहाँ पर पानी पड़ा रहता है, तो
तो वैसी जगह पर अगर आपने स्थिर पानी रहता ना, वहां पर अगर आपने देखा होगा ना, तो इस तरीके के वहां पर मतलब कि क्या है भाई, कुछ वनस्पतियां मतलब उग जाती है ना, मतलब उगती है। यहाँ पर देखो इस तरीके से कुछ कुछ वनस्पति पानी के अंदर ही ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलती है ना। तो उसको ही बोलते हैं क्या, जलीय खरपतवार। क्या बोलते हैं, जलीय खरपतवार। ओके, जो मतलब एक घास की तरह उग जाती है। ओके, और हमें घास की तरह ही दिखती है। या तो फिर कुछ पत्ते, जैसे कि कमल देख लो ना, कमल के पत्ते, कमल जो उगता है वो कीचड़ के अंदर उगता है ना, तो पानी जहां पर पड़ा रहता है ना, स्थिर पानी होता है, वहीं पर वो उगता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो वे भी क्या है, आपकी एक्वेटिक वीड्स जिनको बोला जाता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है, बिल्कुल। और इसे पोषक तत्वों से भरे हुए अगर अपशिष्ट जल मिल जाता है तो वो उग जाती है, कीचड़ वाले में भी उग जाती है। ओके, और ये उसके एग्जाम्पल बताए हैं। ओके, बताइए आंसर। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो ये पानी है तालाब का, और यहाँ पर देखो आप इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने कहीं पर भी, है ना। तो इस तरीके से ये जो जलीय खरपतवार जिसको बोलते हैं, या तो फिर एक्वाटिक वीड्स भी बोलते हैं। ओके, ये इस तरह की होती है। क्लियर। यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये उसके क्या है भाई, एग्जाम्पल है सारे के सारे, तो थोड़े से याद कर लेना। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का भारत के हिस्सा लगभग कितना है, बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा कितना है। ओके, एनर्जी से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए, यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3% इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक, 2-3 टॉपिक पढ़ा लेती हूँ, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मतलब कि गलत नहीं होगा। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। ओके, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिसको हम मतलब बार बार उसको उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, मतलब वो बार बार हमें प्राप्त हो सकती है। तो जो बार बार प्राप्त हो सकती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं ना। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, जो मतलब कि अगेन उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि कोल हो गया आपका। कोल जो है ना, वो मतलब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल। क्यों, बिकॉज इसको बनने में बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। जो भी हमारे मनुष्य के जो अवशेष होते हैं, ओके, प्लांट जो होते हैं, ओके, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उसके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, और वो दब कर क्या है, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं भाई, इसके अंदर से जो मतलब ये अवशेष होते हैं ना, वो मतलब कि सड़ जाते हैं, और उसमें से कोल बनता है। क्या बनते हैं, कोल। कोल का मतलब कोयला, कोयला बनता है। ओके, तो ये जो बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसके अंदर बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारे हजारों लाखों वर्ष निकल जाते हैं इसको बनने में, कोल को बनने में। ओके, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब दोबारा से प्राप्त होने में मुश्किल हो जाती है। ओके, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है भाई, वो हमें कभी भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि सौर ऊर्जा की मैं बात करूँ, सोलर एनर्जी की बात करती हूँ। ओके, तो सौर ऊर्जा में निरंतर मिलती जाएगी, कभी भी सूर्य जो है वो मतलब कि ऐसा तो होगा नहीं कि सूर्य खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा, है ना। तो उससे जो एनर्जी मिल रही है वो तो कंटिन्यू मिलने वाली है। पवन ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, ओके, विंड पावर की, विंड एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, तो पवन ऊर्जा भी, पवन तो कभी भी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना, यस, नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी है ना, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जो मतलब पुनः प्राप्त हो सकती है। ओके, अब इसकी मैं बात करूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका 2022 तक की अगर मैं टारगेट की बात करूँ, तो यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 175 गीगावाट तक उसको मतलब कि क्या करना है, उसको मतलब बढ़ाना है। ओके,
पहले 150 था। ओके, पहले क्या था, 150 गीगावाट था, उससे ज़्यादा बढ़ाकर 2022 तक कितना करना था, 175 गीगावाट करना था। ये बात बताई थी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। ओके, अब देखो उसमें तो 150 गीगावाट की बात हुई थी, 2022 तक हमें करना कितना था, 175 गीगावाट। अब ये 150, अभी 2022 चल रहा है तो डाटा आपको 2022 का पूछ सकता है ना। तो 175 गीगावाट के अंदर 100 गीगावाट क्या होगी, सोलर की बात हुई है। उसके अंदर सोलर के अंदर भी दो टाइप्स होंगे, एक यूटिलिटी होगी और एक रूफ। रूफ मतलब छत जो होती है ना, छत पर से मतलब छत पर लगाते सोलर प्लेट वगैरह है ना, उससे जो एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो ये छत पर लगाकर, रूफ मतलब छत पर लगाकर। ओके, तो 40 गीगावाट जो है वो रूफ पर लगा के हम मतलब उसको अचीव करेंगे। 60 गीगावाट है, उसको किस तरीके से मतलब कि करेंगे, तो यूटिलिटी के द्वारा। ओके, फिर 60 गीगावाट विंड पावर की बात की गई थी, विंड एनर्जी की। 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो की बात है और 10 गीगावाट बायोमास पावर की और 0.168 गीगावाट जो है वो वेस्ट टू पावर से आपको लेनी थी। ओके, ये अचीव करना था 2022 तक। ओके, तो अभी फिलहाल 2022 चल रहा है, तो आपको याद रखना है टोटल कितनी थी भाई एनर्जी, 175 गीगावाट थी। उसके अंदर से 175 में से 100 जो है सोलर के अंदर जाएगी, से फिर 60 वो विंड में जाएगी, ये सोलर में जा रही है, ये विंड में जा रही है। ओके, और उसके बाद देखो 160 हुई, हमारे पास 175 है, 5 जाएगी स्मॉल हाइड्रो के अंदर। ओके, स्मॉल हाइड्रो, यस। ओके, उसके बाद 10 जाएगी, अब आपके पास 10 गीगावाट जो है वो बायोमास। ओके, बायोमास पावर के अंदर जाएगी और थोड़ी सी बच जाती है, वो 0.168 गीगावाट जो है वो वेस्ट टू पावर में जाएगी। क्लियर, यस। तो इस तरीके से इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं 2030 तक की। यहाँ पर हमने क्या बताया, 2030 तक का भी मतलब यहाँ पर हमने बात कर दी कि हमें कितना मतलब इसको करना है, वो भी हमें 2030 तक का बता दिया। ओके, 2030 तक हमें ये क्या करना है, 500 गीगावाट तक जाना है। कितना, 500 गीगावाट तक जाना है, याद रखना है 500 गीगावाट तक जाना है। ये जो 175 थी उसकी जगह पर 500 गीगावाट की बात कर दी COP 26 के अंदर। ओके, COP 26 के अंदर, यस। यहाँ पर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, पहले आपके पास सोलर थी, वाइंड थी, है ना, फिर स्मॉल हाइड्रो थी, बायोमास पावर थी एंड वेस्ट टू पावर थी। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियर एंड लार्ज हाइड्रो पावर को इंक्लूड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2030 तक हमें ये 500 गीगावाट तक जाना है और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर एंड लार्ज हाइड्रो पावर जो है इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। ओके, और वो भी किसके कंटेक्स्ट में, 2019 के जो भी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, UNCCC। ओके, जिसको बोलते हैं UNCCC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखना है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, उसके अंदर बात की गई थी कि 2019 के क्या है भाई तुलना में। ओके, हमें यहाँ पर 2030 तक कितनी करनी है, 500 गीगावाट करनी है। ओके, विथ 15 टाइम्स सोलर एंड 2 टाइम्स विंड पावर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। ओके, कंपेयर टू 2016 की कंपेयर में हमें क्या करनी है भाई, 15 टाइम तक सोलर और 2 टाइम तक विंड पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ये बात भी आपकी यहाँ पर 2030 तक आपको करना है। ओके, इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉन फॉसिल फ्यूल की अगर मैं बात करें, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब समझ रहे हो ना, नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या आएगा, कोल वगैरह आ जाएगा। ओके, जो गैसेस है वगैरह किस में आएंगे भाई, मतलब कि सॉरी नॉन फॉसिल नहीं, फॉसिल में आएगी। ओके, कोल, गैसेस, डीजल, ये आपके फॉसिल फ्यूल के अंदर आएगा। ओके, नॉन फॉसिल के अंदर सोलर की अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो नॉन फॉसिल फ्यूल कितना करना है, 38.30% इंस्टॉलेशन करना है और 59.90% जो है वो आपको क्या करना है, फॉसिल फ्यूल को इंस्टॉल करना है। ओके,
फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल, गैसेस, डीजल, ये सब कुछ आएगा। अब नॉन फॉसिल फ्यूल की अगर परसेंटेज की बात करते तो इसमें कितना मतलब कौन सा कितना परसेंटेज होगा वो बता देंगे। तो यहाँ पर देखो सोलर की बात करें तो 12.4% इंस्टॉल करना है सोलर को। हाइड्रो को कितना करना है, 11.9% करना है। वाइंड को कितना करना है, वाइंड को 10.2% करना है। बायोमास को 2% करना है। ओके, बायोमास को कितना करना है भाई, 2.6% करना है। ओके, वेस्ट टू पावर को 1.2% और न्यूक्लियर को 1.70% क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। क्लियर। ये 2021 के कंटेक्स्ट में बात, 2022 के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ओके ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है या तो फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि इसको इंक्रीज मोड में लगाओ, डिक्रीज मोड में लगाओ। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रख के, इंक्रीज मोड में आएगा तो पहला सोलर आएगा, फिर हाइड्रो आएगा, उसके बाद विंड आएगा, फिर बायोमास आएगा, उसके बाद वेस्ट टू उसके बाद न्यूक्लियर आएगा। ओके, न्यूक्लियर के बाद वेस्ट टू पावर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको सीक्वेंस में भी याद रखना है। ओके, फॉसिल फ्यूल कितना परसेंट इंस्टॉल करने की बात है, 59.90% फॉसिल फ्यूल जो है उसको इंस्टॉल करने की बात की है। क्लियर। यस, तो यहाँ पर 3% जो है वो आपके क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा है, लगभग। ओके, तो ये भी याद रखना है। ओके, जनरेशन की बात हो रही है इसी वजह से। क्लियर। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जिसको बोलते हैं ISA। ओके, ISA के बारे में निम्नांक इसमें से कौन सा तथ्य है, बताइए। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ओके, ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके बारे में कौन सा सत्य है। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। यह भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में है। हस्ताक्षरकर्ता देश जो है वो 121 है। अधिकर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है। बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है इसके कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या क्या सत्य है। पहले देखो कि इसका हेड क्वार्टर जो है ना वो वाशिंगटन DC में है क्या, तो नहीं, ये गलत है। इसका वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको, पहले देख लेते हैं। यह भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही बात है। भाग लेने वाले अधिकतर देश दक्षिणी गोलार्ध में, ये गलत है। और हस्ताक्षरकर्ता देश जो है वो 121 देश है, बिल्कुल सही बात है। और ई कह रहा है कि अधिकतर सूर्य की रोशनी से दीप्त देश इसमें भागीदार है। ओके, सोलर अलायंस की बात है तो जहां पर मतलब कि जो भी ऐसे देश जहां पर सूर्य की रोशनी क्या है सबसे ज्यादा हो रही है। ओके, जैसे कि ये आपका कर्कवृत है ना, कर्कवृत है, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर गोलार्ध में ऊपर की ओर नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है ना, और बीच वाले हिस्से में जो है वो मतलब कि सूर्य की रोशनी वहां पर ज्यादा पड़ती है ना, तो ये वाली बात आपकी सही है। अब यहाँ पर बात क्या थी, उसका जो मतलब हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो याद रखना इसका हेड क्वार्टर में यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, इसको हटा लेती हूँ, वेट। अगर मैं ISA के हेड क्वार्टर की बात कर रही हूँ, ओके, हेड क्वार्टर, ओके, हेड क्वार्टर है आपका गुरुग्राम के, गुरुग्राम। ओके, गुरु यस, गुरुग्राम। ओके, गुरुग्राम कहाँ पर आया हुआ है, तो हरियाणा में आया हुआ है। ओके, हरियाणा इंडिया के अंदर। ओके, ध्यान रखना है, हरियाणा इंडिया के अंदर हरियाणा आया है, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम आया है। वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेड क्वार्टर आया हुआ है। ओके, क्लियर।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल हस्ताक्षरकर्ता देश जो है वो 121 देश है, लेकिन अगर मेंबरशिप की हम बात करते हैं तो 81 मेंबर यूएन के हैं। यूएन के 81 मेंबर्स है। ओके, ये भी आपको याद रखने मेंबर्स है। ओके, यूएन के कितने हैं? 81 मेंबर्स है। ओके, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस के कितने हैं? 81 मेंबर्स यहाँ पर हैं। ओके, और उसके बाद अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अजय माथुर है। इसके डायरेक्टर जनरल भी कभी कभी पूछ लेते हैं ना, डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? अजय माथुर। ओके, अजय माथुर, यस। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये भी आप लोग, और ये मतलब फाउंडेड जो है वो पेरिस फ्रांस। ओके, हमने बताया भारत एवं फ्रांस का संयुक्त उपक्रम है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कब फॉर्मेशन हुआ था? तो फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। ओके, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर BDE। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हजार्डस सब्सटेंस दिया है और उसका मेजर सोर्स दिया है। ओके, लीड, फिर PCB, क्लोराइनेटेड बाइफेनाइल्स। ओके, और बेंजीन एंड विनाइल क्लोराइड। और यहाँ पर मेजर सोर्स की बात करती हूँ, इलेक्ट्रिकल, इंसुलेशन, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल यूजेस, पेंट और गैसोलीन। चलिए, इसका हिंदी भी यही दिया था। ओके, इसी वजह से हिंदी नहीं रखा है, क्योंकि ये लेड लिखा है तो यहाँ पर हिंदी में लेड लिखा हुआ था। ओके, फिर PCB लिखा हुआ था तो यहाँ पर हिंदी में PCB ऐसे लिखा हुआ था, तो उसका मतलब नहीं बनता है ना लिखने में। यस, चलिए इसका आंसर करें सभी बच्चे। यस, तो चलिए इसको देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। लीड जो होता है ना उसके अंदर क्या आएगा? पेंट। ओके, पेंट से उसका मेजर सोर्स होता है क्या है? पेंट। ओके, तो उसमें से लीड मतलब पेंट के लिए यूज होता है, मेजर सोर्स है इसका। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो PCB की बात कर रहे हैं, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन आएगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है। ओके, ध्यान रखना है। फिर बेंजीन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फोर्थ गैसोलीन आएगा। और विनाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस हो गया। ओके, क्लियर? यस, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ई वेस्ट कंपोनेंट्स है। ओके, और उसके यूजेस है। मर्क्यूरी का यूजेस क्या है? क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स जो है PCB, उसका यूज क्या है? ब्रोमाइनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है, ओके, उसका यूज क्या है? और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PVC जिसको बोलते हैं, उसका मतलब कि यहाँ पर यूज क्या होता है? चलिए आंसर करिए सभी बच्चे। यस, चले, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी पहले में जाएगा, मर्क्यूरी के अंदर जाएगा। पारा जो है वो आपका क्या है भाई? फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद है भी मतलब कि PCB है तो PCB आपका जाएगा कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएगा। फिर आपका C जो है ब्रोमाइनेटेड फ्लेम रिटार्डेंस जो है वो किस में जाएगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर जाएगा। और PVC जो है PVC किस में जाएगा? तो PVC इंसुलेशन के अंदर जाएगा। क्लियर? यस, ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD बोला जाता है, BOD फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ओके, डिमांड
ये उसका फुल फॉर्म है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोलते हैं, अपशिष्ट जल शोधन यंत्र संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बीओडी क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, रिमेन्स अनचार्ज चेंज होता है, इंक्रीज फॉर फर्स्ट 36 आवर। क्या आंसर आएगा बताओ। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, जबकि वे एक निर्दिष्ट तापमान पर एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन मौजूद स्थितियों के तहत कार्बनिक पदार्थों को विघटित भी करती है। बीओडी जितना अधिक होता है, ओके, मतलब ज्यादा होता है, धारा में उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन की कमी आती है। ओके, बीओडी ज्यादा होगा, बीओडी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन में क्या होगी, ऑक्सीजन में कमी होगी। क्लियर, यस। इसका मतलब है जलीय जीवन के उच्च रूपों के लिए कम ऑक्सीजन उपलब्ध है। उच्च बीओडी के परिणाम कम धुलित ऑक्सीजन के समान होते हैं। जलीय जीव तनावग्रस्त हो जाते हैं, दम घुटने लगते हैं और मर जाते हैं। भाई बीओडी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम होगा तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं, ओके, मछली वगैरह रहती है, तो वो तो ऑक्सीजन पानी में से मिलता है उन लोगों को, है ना, इसी वजह से तो वो जी पाते हैं। यस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर कमी आ जाती है तो मतलब जलीय जीव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दम घुटने की वजह से मर जाते हैं, है ना। तो बीओडी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होगी। ओके, तो अगर बीओडी जो है वो डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। समझ आ रहा है ना। बीओडी बीओडी कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना। यस, ज्यादा होगा। अगर बीओडी ज्यादा है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर, बस यही बात है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बायोकेमिकल बीओडी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है। ओके, किसी भी प्लांट को अगर हम एफिशिएंट तब बोलते हैं जब बीओडी क्या होगा, अगर प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट अगर एफिशिएंट कब बोला जाएगा, जब बीओडी डिक्रीज होगा, है ना। बीओडी क्या होगा, डिक्रीज मतलब कि कम होगा। बीओडी डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना है ना। तो बीओडी कम होगा, डिक्रीज होगा, तब जाके ये जो प्लांट है वो एफिशिएंट बन पाएगा। क्लियर, अगर बीओडी ज्यादा होगा तो प्लांट एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। क्लियर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए। पिछले 100 वर्षों में विश्व में समुद्र स्तर में 10 से 25 सेंटीमीटर या अधिक की वृद्धि होने का अनुभव है। इसका कारण क्या है। पिछले 100 वर्षों के अंदर जो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, विश्व में जो समुद्र स्तर है वो कितना बढ़ा है, 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक उसकी वृद्धि हुई है। ये जो मान लो कि समुद्र का जो स्तर है, ये लेवल है उसका, ये क्या है, 10 से 25 क्या है भाई, सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर क्या हुआ है, बड़ा है। ओके, ये बड़ा है। ओके, तो इसका कारण क्या है, महासागर सागरीय जल का तापीय संकुचन, मतलब कि ओशियन वाटर जो है उसका थर्मल कंट्रक्शन होता है। ओके, उसका तापीय संकुचन होता है। हिम नदी, यहाँ पर नदी, ओके, हिम नदी और लघु हिम शिखरों का पिघलना, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पतला होना, स्थलीय जल भंडारण में परिवर्तन होना। बताइए क्या कारण हो सकता है। ये आप मतलब इजीली देखोगे तो भी आंसर पता चल जाएगा। चलिए आंसर करिए सभी बच्चे।
यस, क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे भाई? देखो, महासागरीय जल का तापीय संकुचन नहीं, ये तो नहीं है उसका रीजन। हिम नदी, बिल्कुल हिम नदी और लघु शिखर, लघु हिम शिखर है ना, वो पिघलना स्टार्ट हो चुका है ना। यस, वो पिघल कर समुद्र में जा रहा है, तो पानी जो पिघल कर समुद्र में जाएगा तो समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। ग्रीनलैंड की जो बर्फ है वो क्या, बर्फ की जो चादर है वो क्या हो रही? पतली हो रही। बर्फ की चादर का पतला होना मतलब कि वो पानी आगे चलता होगा और समुद्र में जाके मिलता होगा, तो समुद्र की सपाटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। स्थलीय जल भंडारण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब कि जो भी वाटर स्टोरेज है उसके अंदर भी चेंज आ रहा है ना। जो भी स्थलीय टेरेस्ट्रियल जो वाटर स्टोरेज है, ओके, उसके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। ओके, तो ये इसके रीजन है, तीनों के तीनों बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड्स के पीछे मुख्य अवधारणा है। क्या अवधारणा है सोलर पॉन्ड्स के लिए? ओके, जो सौर ऊर्जा के लिए जो सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए जो सोलर पॉन्ड्स है उसकी क्या अवधारणा है? क्या कहोगे? तालाब में बालू का पाया जाना, तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कण का पाया जाना, तालाब की एक समान लवणता, तालाब में सोलर सेल का पाया जाना। क्या है इसका रीजन? मुख्य मतलब उसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बताइए सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। यस, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड। ओके, तालाब में जो सतह से तल तक लवण के जो निश्चित कण होते हैं ना, उसकी वजह से ही हम सोलर जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर के लिए जो सोलर पॉइंट्स होते हैं, ओके, उसका यूज किया जाता है। अब इसको समझते हैं। तो सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सौर तालाबों के पीछे मुख्य अवधारणा है। सौर तालाब बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्राहक होते हैं जिनमें अंतर्निहित ताप भंडारण होता है, जिसका उपयोग तापीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। एक खारा झील, जैसे कि खारा झील आता है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो खारा झील का उपयोग जो होता है ना, वो मतलब झील मतलब तालाब ही होता है, ओके, खारा होता है, मतलब कि उसके अंदर नमक का प्रमाण जो होता है ना, सॉल्ट का प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जो नॉर्मल झील होते हैं उससे ज़्यादा होता है। तो ये जो नमक का, जहाँ पर सॉल्ट का प्रमाण ज़्यादा है, वैसे झील को खारा झील कहा जाता है। तो उसका उपयोग सौर ऊर्जा संग्राहक के रूप में किया जाता है, जो एक सपाट प्लेट संग्राहक के रूप में कार्य करता है, जो सौर ऊर्जा को गर्म में प्राप्त करता है और संग्रहित करता है। ओके, मतलब नमक जो है वो गर्म होगा, है ना, इसी वजह से ये जो झील होता है ना वो गर्म होता है, इसकी वजह से क्या होता है? सोलर एनर्जी हमें मिल जाती है। क्लियर? बस यही बात है। तो तालाब में सतह से तल तक, ओके, सतह से तल तक की बात हो रही है, ऊपर से नीचे तक की बात हो। ओके, उसके अंदर लवण, लवण मतलब सॉल्ट के निश्चित कण पाए जाते हैं। यही उसका मेन कॉन्सेप्ट है। सोलर एनर्जी के स्टोरेज के लिए जो सोलर पॉइंट्स होते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। ओके, क्लियर? तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था बताइए तो। सभी बच्चे आंसर करेंगे? ओके, चलिए
यस, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2005 में आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आपका कब आया था? 2005 में आया था। ओके, तो ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित घटकों को उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में रखें। ओके, चलिए म्यूनिसिपल कंपोनेंट्स जिसको बोला जाता है, ओके सॉलिड वेस्ट बोला जाता है, सॉरी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आपको क्या है? इंक्रीज मोड में लगाना है। बताओ वो किस मतलब जो उसको जो पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, उस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए, तो यहाँ पर इंक्रीज मोड में लगाना है, तो सबसे कम, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, ओके उसके बाद ज़्यादा, इस तरीके से आपको लगाना है। पहला है पेपर एंड कार्डबोर्ड, फूड, टिन कैंस, डर्ट एंड एस एंड टेक्सटाइल। बताइए क्या आएगा? आंसर करें सभी बच्चे, आंसर करें इसका। यस, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम जो है टेक्सटाइल पाई जाती है, वस्तु जिसको रखते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो टेक्सटाइल्स जो होते हैं वो 8.9%, जिसके अंदर रबर आ जाता है, लेदर आ जाते हैं। ओके, वो मतलब कम पाए जाते हैं। ओके क्लियर, तो ये टेक्सटाइल्स के अंदर ये 8.9% पाया जाता है। ओके, सबसे कम अगर हम बात करें तो अधर के अंदर कुछ चीज़ें आती है। ओके, उसके बाद अगर बात करें ग्लास आते हैं। ओके, 4.2% है। उसके बाद मेटल्स है। ओके, और उसके बाद टेक्सटाइल्स आते हैं। ओके, और टेक्सटाइल्स के बाद ओके तो ई आपका पहले आ गया। फिर सी की बात करें, टीन कैंस जो टीन के डब्बे आते हैं। ओके, वो मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर, यस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर यार्ड टाइमिंग्स लिखा हुआ है। ओके, 12.1% है। प्लास्टिक है उसके बाद, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अच्छा यहाँ पर देखो पहले आएगा ग्लास, पहले नंबर पर ये अधर वाला आएगा, दूसरे नंबर पर ग्लास आएगा, तीसरे नंबर पर आपका वुड आएगा। ओके, वुड, यस वुड आएगा। उसके बाद ये आपका चौथे नंबर पर, ये फिफ्थ नंबर पर है। ओके, इंक्रीज मोड में लगा रहे हैं ना फिफ्थ नंबर पर। फिर यहाँ पर ये यार्ड ट्रिमिंग जो 6 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, एंड उसके बाद है आपका यहाँ पर यस ये 8 नंबर पर, और ये 9 नंबर पर। ओके, इस तरीके से। ओके, तो पहला टेक्सटाइल आएगा, फिर टिन कैंस आएगी, टिन के जो डब्बे आते हैं ना, मतलब कि आप लोगों ने देखे होंगे कुछ, मतलब इस तरीके से कोको कोला के डिब्बे आते हैं, पता है टीन के डिब्बे आते हैं, इस तरीके से खोलना होता है इसको, है ना, इस तरीके से कोको कोला के डब्बे आते हैं। यस, तो वो टीन कैंस बोला जाता है। ओके, तो टीन कैंस पाया जाता है। उसके बाद है डी, डर्ट एंड धूल, धूल और राख जो होती है, तीसरे नंबर पर है। ओके, उससे अगर ज़्यादा की बात करें तो फूड आ जाएगा, भोजन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पेपर एंड कार्डबोर्ड पाया जाता है। ओके क्लियर, यस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ECDBA, यस। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आवासीकृत दबाव ऑक्सीजन, ओके वो हाँ संक्रियात्मक पदार्थों के एक तूण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की क्षमता के बीच असंतुलन है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। ओके, आवासीकृत दबाव जो होता है वो ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एक तूण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की क्षमता के बीच असंतुलन है। ओके, उसके बाद है भाई आवासीकृत दबाव मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। ओके, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ऑक्सीकर, ओके यहाँ पर ऑक्सीकर आएगा, ऑक्सीकर, ऑक्सीकर। ओके, ऑक्सीकरों की उपस्थिति में काफी कम हो जाता है। बताओ, अगर ऑक्सीकरों की उपस्थिति होती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना वो ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एक तूण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की क्षमता के बीच में क्या करता है? असंतुलन है, मतलब असंतुलन आ जाता है ना उसके बीच में, तो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या है ये। ओके,
तो शरीर की कोशिकाएं चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान मुक्त कणों का उत्पादन करती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसकी क्या करते हैं, उत्पादन करता है। हालांकि ये कोशिकाएं एंटीऑक्सीडेंट भी उत्पन्न करती है। ये जो कोशिकाएं होती है चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान वो क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी उत्पन्न करती है जो इन मुक्त कणों को बेअसर करती है। अब ये क्या करती है, जो एंटीऑक्सीडेंट होती है ना वो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उसको बेअसर कर देती है। सामान्य तौर पर शरीर एंटीऑक्सीडेंट और मुक्त कणों के बीच असंतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उनके बीच में जो संतुलन बनाए रखने में हमारा शरीर जो होता है वो सक्षम होता है। लेकिन जब किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो इस स्थिति को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव तनाव के नाम से जाना जाता है। ओके, देखो समझने की कोशिश कीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट, ओके, एंटीऑक्सीडेंट, ओके, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड दूसरी तरफ क्या है, फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल्स। इन दोनों के बीच में हमारा जो शरीर होता है, बॉडी होता है, इन दोनों को बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस नहीं बनता है, तब क्या होता है, हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव तनाव उपस्थित हो जाता है। ओके, इसकी वजह से जो तनाव मतलब होता है वो क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऐसे कई कारक है जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है और मुक्त कणों की संख्या ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर क्या है भाई, फ्री रेडिकल्स जो है और एंटीऑक्सीडेंट है उनके बीच में कब मतलब संतुलन होगा, जब दोनों का लेवल जो है वो समान होगा। अगर फ्री रेडिकल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर संतुलन खराब हो जाएगा, असंतुलन खड़ा हो जाएगा और वहां से आपको स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाएगा। क्लियर? यस, चलिए। तो यहाँ पर बस यही बात थी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों की एक टून और उन्हें नष्ट करने की शारीरिक क्षमता के बीच असंतुलन है। क्या ये सही है? बिल्कुल। मतलब कि स्ट्रेस कब होगा, जब आपका जो ऑक्सीडेंटी क्या है भाई, यस, तनाव कब होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब होगा, जब आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेटिव होता है ना वो और आपका मतलब कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनके बीच में संतुलन नहीं होगा, असंतुलन हो जाएगा। आपका बॉडी जो है उसकी क्षमता जो है संतुलन करने की वो मतलब कि खत्म हो जाएगी, तो असंतुलन खड़ा होगा, तब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि भाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना वो ऑक्सीजन की ऑक्सीकणों की उपस्थिति में काफी कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीकणों की उपस्थिति में वो काफी कम थोड़ी ना हो जाता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेंट की मतलब प्रेजेंटेशन से वो लोअर हो जाता है, ये बात आपकी गलत है। ओके, मतलब कि यहाँ पर इसकी परिभाषा दी है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का तब होता है जब आपका ऑक्सीडेंट प्रेजेंस जो है वो लोअर हो जाता है, तब नहीं होता है। लेकिन जो बैलेंस है ना वो बैलेंस बनता नहीं है ना, वो मतलब बैलेंस हट जाता है, तब होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला आपका गलत है। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 22 लगाओ। व्हाट इज गैसोल? गैसोल क्या है बताओ, गैसोहॉल क्या है? आंसर करिए सभी बच्चे, गैसोहॉल किसको कहेंगे आप? यस, गैसोहॉल किसको कहेंगे? अपशिष्ट जल के रासायनिक उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का रसायन। फैक्ट्रियों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण। मैसोलिन और एथेनॉल का सम्मिश्रण, यहाँ पर मैसोलिन नहीं लेकिन गैसोलिन, गैसोलिन। ओके, गैसोलिन और एथेनॉल का सम्मिश्रण पराली के विघटन के लिए एक प्रकार का रसायन। बताओ। यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? गैसोलिन एंड एथेनॉल। ओके, गैसोलिन, गैसोलिन प्लस एथेनॉल। ओके, इसका जो मिश्रण होता है वो मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहॉल, गैसोहॉल।
हॉल। ओके, तो इसको याद रखना है, गैसोलिन एथेनॉल इज इक्वल टू गैसोहॉल। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, गैसोलीन और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है जिसमें आमतौर पर 10% से अधिक अल्कोहल नहीं होता है। इसके अंदर जो एथेनॉल अल्कोहल होता है ना, वो अल्कोहल होता है। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल। ओके, एथेनॉल का मतलब क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, एथेनॉल का मतलब होता है, एथेनॉल का मतलब होता है एथाइल अल्कोहल। ओके, तो एथिल अल्कोहल का मिश्रण गैसोलीन और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, उसके अंदर जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल के अंदर जो अल्कोहल होता है ना, उसके अंदर अल्कोहल का जो मतलब कि यहाँ पर लिखते, ओके, अल्कोहल। ओके, ये अल्कोहल होता है ना, वो 10% से ज्यादा नहीं होता है। ओके, मतलब कि अधिक नहीं होता, जिसका उपयोग कुछ ऑटोमोबाइल के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर? यस, चलिए, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है, बताइए। 2020, 2025, 2030, 2035। बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, करेक्ट आंसर इज द 2030, है ना। यस, चलिए, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है प्रदत्त ध्वनि प्रबलता के लिए शून्यता परास में भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर शून्यता स्तर भिन्न हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो ऑडिबल रेंज जो होती है ना, वो भिन्न भिन्न मतलब आवृत्ति, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज होती है, ओके, उस पर उसका जो मतलब शून्यता स्तर जो होता है वो भिन्न भिन्न, डेसिबल लेवल जो होता है वो भिन्न हो सकता है। ओके, क्योंकि क्योंकि मानव कर्ण का विभेदक आवृत्ति प्रत्युत्तर होता है, मतलब डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, वो रिस्पॉन्स होता है। ओके, चलिए, क्या आंसर आएगा बताइए। अजर्सन रीजन है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा। यस, यहाँ पर पहले समझते हैं साउंड लेवल एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। नॉइज लेवल आप देख सकते हैं डेसिबल में है। ओके, 0 से अगर हियरिंग बींग्स, अगर हमने आगे भी बात की थी कि 0 dB हमारी मतलब न्यूनतम होती है ना, न्यूनतम होती है जो 0 dB होती है। ओके, उसके बाद जस्ट ऑडिएबल 10, 20, 30, 40, ये डिफरेंट डिफरेंस है ना, डेसिबल में लेवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर अलग अलग साउंड में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि लेवल होता है। क्लियर? तो यही बात यहाँ पर बताई है। ओके, तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ओके, उसकी जो लाउडनेस होती है, उसके लिए जो ऑडिबल रेंज होती है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होती है, अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग लेवल पे होती है ना, देखो लेवल 180 पर अलग है ना, यहाँ पर देखो ये अलग है ना, यहाँ पर अलग है। तो हर एक में अलग अलग होगा। ट्रैफिक का होगा तो देखो 50 फीट तक होगी तो 90 डेसिबल होगी। ओके, हैवी ट्रक होगा तो ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अलार्म क्लॉक की बात करती हूँ, है ना, तो 80 होगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग इसकी होती है। ओके, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, और रीज़न क्या है भाई कि जो ह्यूमन ईयर होता है वो डिफरेंस फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करता है, बिल्कुल करता है ना। तो ये सही है। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आया भाई। यस, 25। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कंपोनेंट्स दिए हैं और एक्सप्लेनेशन दी है उसकी। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स। चलिए, किसमें क्या आएगा। लैंड यूज प्लानिंग, ओके, बचाव, जोखिम आकलन, निर्माण। इसका आंसर करिए सभी बच्चे। यस, चलिए,
तो यहाँ पर आंसर देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कंपोनेंट्स के बारे में, और इसके कीवर्ड भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इसके कंपोनेंट्स है, इसको आपको इसी तरीके से याद रखने। प्रिवेंशन, पहला प्रिवेंशन आएगा, ओके, PMPRR, ओके, PMPRR ये आपको याद रखना है, PMPRR, ओके। P का मतलब है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, और लास्ट में रिकवरी आती है, ओके। पहले हम क्या करते हैं कि उसको रिस्क असेसमेंट करते हैं कि भाई ये जो प्रिवेंशन का मतलब है, रिस्क असेसमेंट का मतलब कि हम यहाँ पर जोखिम को देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि जो जोखिम है वो कैसा है, ओके। डिजास्टर आया है तो मतलब कि कोई दुर्घटना घटित हुई है कुदरती रूप से, ओके, तो कुदरती रूप से हो या कुछ भी तरीके से, ओके, तो हम उसको पहले देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि मतलब ये जो डिजास्टर है वो किस तरह का है, ओके, और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये उसकी रोकथाम के लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ओके। पहले प्रिवेंशन करेंगे, उसके बाद मिटिगेशन करेंगे, समन उसका स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल देखेंगे, ओके। उसके बाद प्रिपरेशन करें, प्रिपेयर्डनेस तैयारी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। जैसे कि मान लो ना कि बाढ़ आया है, ओके, तो उसके बारे में हम आकलन करेंगे, भाई बाढ़ आया है तो अब क्या करना है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो प्रिवेंशन हमने कर दिया उसको रोकने के लिए, फिर हम उसका स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके, कि किस तरीके से हमें उसको मतलब कि इसको कहाँ पर टुकड़ियों को तैनात करना है ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना है, ओके। तो उसकी मिटिगेशन करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ओके, और फिर बचाने की कोशिश करेंगे, है ना, प्रत्युत्तर, ऑन गोइंग हजार्ड एंड रिमूव, ओके, बचाव करेंगे, ओके, उनको बचाएंगे, प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स मतलब बचाएंगे, ओके। तो यहाँ पर बचाव वर्ड भी याद कर लेना प्रत्युत्तर के अंदर। और कंस्ट्रक्शन, निर्माण करेंगे, पुनरुत्थान करेंगे, रिकवरी करेंगे कि भाई अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, उसके बाद लंबे टाइम तक उसकी इफेक्ट रहती है ना, तो उसको किस तरीके से रिकवर करना है। जिस तरीके से कोविड-19 आया है ना, तो पहले हमने देखा कि उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, तो प्रिवेंशन कर दिया, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा, नॉन स्ट्रक्चर देखा, ओके, फिर उसको माइटिगेशन बोल दिया हमने, उसकी प्लानिंग और ट्रेनिंग कर दी, उसके लिए वैक्सीन निकालने की कोशिश कर दी, ओके। तो प्रिपेयर्डनेस, हम तैयार रह गए, फिर उसको लोगों को बचाने की कोशिश की उसी वैक्सीनों के थ्रू, है ना, रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स बचाव किया उन लोगों का। अब रिकवरी कर रहे हैं कि अभी भी मतलब कि कोरोना जा जाके वापिस आता है ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह आता जाता रहता है, तो उसको मतलब उसको रिकवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से PMPRR आपको याद रखना है, ये उसकी सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है, और उसके जो कीवर्ड्स मैंने डाले हैं उसको भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हमें यहाँ पर देखना है, ओके। प्रिवेंशन के अंदर हमने क्या बताया, निवारण हम खोजते हैं कि किस तरीके से इसको निपटेंगे, है ना, तो उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे, ए में जाएगा आपका 3। उसके बाद है प्रिपेयर्डनेस, देखो PM बोला था ना, माइटिगेशन समन करते हैं, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर ये आपको याद रखना है, ओके। माइटिगेशन, ओके, माइटिगेशन आपको याद रखना है, ओके, यस, बिल्कुल। स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ओके, एंड नॉन स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, ओके, याद रखना है, क्लियर, यस। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस आएगा, ओके, पहले नंबर पे प्रिवेंशन, उसके बाद आएगा आपका माइटिगेशन, थर्ड नंबर पर आएगा आपका प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस के अंदर हम क्या करेंगे भाई, प्रिपेयर रहे हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो फर्स्ट नंबर प्लानिंग आ गया, ओके। रिस्पॉन्स आएगा ना, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, तो PRR पहले रिस्पॉन्स देके फिर रिकवर करेंगे, है ना। तो रिस्पॉन्स में क्या आएंगे, बचाव करेंगे, है ना, रिस्पॉन्स में बचाव, और रिकवरी पुनरुत्थान मतलब निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्लियर, यस। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखना है, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजर्सन रीजन है। अजर्सन कह रहा है क्रोमियम और लोह दूषण के कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाया जाता है, ओके। क्रोमियम और जो आयरन है वो क्या है भाई, दूषित जो वाटर होता है, ओके, अपशिष्ट जल होते हैं, वेस्ट वाटर जिसको बोला जाता है ना, उसके अंदर मतलब ये क्या है, इंडस्ट्री के अंदर, सॉरी,
कुछ इंडस्ट्रीज होती है उसके वेस्ट वाटर होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर रीजन बताया गया है क्योंकि क्रोमियम और जो लो, यहाँ पर लोह कर देना। ओके, लोह, क्रोमियम और लोह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। चलिए बताइए अब क्या आंसर आएगा इसके अंदर। यस, करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, दोनों के दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, रीजन बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखो ना यहाँ पर असर्शन क्या कह रहे हैं, क्रोमियम और जो आयरन कंटेमिनेशन है ना, वो मतलब सम इंडस्ट्रीज जो होती है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल, क्यों पाया जाता है उसका रीजन क्यों होना चाहिए था कि क्यों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रीजन क्या कर दिया कि क्रोमियम और जो मतलब आयरन का जो तत्व होता है, ओके, वो उच्च मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। ये तो सही बात है ना, उसका अगर हायर डोज दिया जाएगा तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है हमारी बॉडी पर, ये सही है, लेकिन रीजन तो नहीं है ना। रीजन तो यहाँ पर कुछ और बताना चाहिए था कि भाई क्यों ऐसे, मतलब ये क्रोमियम और लो जो होते हैं वो कि आयरन कंटेमिनेशन होता है वो क्यों पाया जाता है, ये आपका रीजन होना चाहिए। तो वो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, एक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। शिशु, यहाँ पर शिशु, ओके, शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश को आप ध्यान में देना। ओके, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किस कारण से होता है, सल्फेट इन वाटर के अंदर सल्फेट के कारण, वाटर के अंदर नाइट्रेट के कारण, वाटर के अंदर फ्लोराइड के कारण, या फिर वाटर के अंदर आर्सेनिक के कारण। चले ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है बताइए इसका आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। ओके, अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बाकी हैं, 3 5 8 क्वेश्चन बाकी। ओके, चलिए यस, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जो कुछ शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद ही शुरू हो जाती है। जन्म मतलब शिशु का जन्म होता है उसके कुछ समय के बाद ही ये शुरू हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है भाई, त्वचा का रंग जो होता है ना वो नीला पड़ जाता है, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ओके, स्किन के नीला पड़ने पर त्वचा क्या हो जाती है, पतली होती है, और आमतौर पर इस बीमारी में होंठ, कान के लोब्स जो होते हैं, ओके, और नाखून के बर्ड्स जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन ये कई तरह के कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या पर्यावरणीय जेनेटिक कारणों की वजह से हो सकता है। ओके, दिल, फेफड़ों या खून में कोई दिक्कत होने पर खून में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे स्किन का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। देखो, ऑक्सीजन की कमी के वजह से स्किन का रंग जो है वो नीला पड़ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर। ब्लू का मतलब ही नीला होता है ना, बस इससे ही आप समझ लो, है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, खून में ऑक्सीजन की क्या होती है, कम होने की कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोड, मैथेमोग्लोबिनीमिया, ओके, और अन्य हार्ट डिफेक्ट भी हो सकते हैं। अब देखो मैथेमोग्लोबिनीमिया जो होता है ना, मैथेमोग्लोबिनीमिया, ये याद रखना है। मैथेमोग्लोबिनीमिया जो होता है ना वो नाइट्रेट की पोइजनिंग की वजह से होता है, नाइट्रेट की पोइजनिंग। ओके, यहाँ पर पोइजनिंग की वजह से, ओके, नाइट्रेट की पोइजनिंग की वजह से होता है जब बच्चा दूध में कुएं का पानी या बेबी फूड में नाइट्रेट का सेवन कर लेता है। बच्चा जो होता है ना वो मतलब दूध में या तो दूध में कुएं का पानी पी लेता है, या तो फिर बेबी फूड जो होता है उसके अंदर नाइट्रेट का वो क्या करता है, वो सेवन कर लेता है। तो ऐसा होता है, मतलब नाइट्रेट की वजह से होता है। नाइट्रेट का सेवन जब कर देता है ना तो उसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ओके, तो जब हम मतलब बच्चा जब जन्मा होता है तब मतलब कि दूध पिलाते हैं, अगर आप कुएं का पानी उसे थोड़ा सा पिला देते हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट का मतलब प्रमाण ज़्यादा होता है, उसी वजह से वो नाइट्रेट का सेवन कर लेता है, या तो फिर फूड में नाइट्रेट का सेवन कर लेता है, तो ऐसा होता है। ओके, यस, तो यहाँ पर क्या है, वाटर के अंदर नाइट्रेट
जल में जो नाइट्रेट होती है ना, उसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लियर? यस, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, सूसू नहीं लेकिन सीसू। ओके, सीसुओं में। ओके, क्लियर? चले तो वाटर के अंदर नाइट्रेट का प्रमाण होता है, वाटर में जो नाइट्रेट होता है उसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लियर ना? यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लगाओ। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक है, बाह्य कारकों में शामिल है। चलिए, क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके बाह्य कारकों की बात हो रही है, एक्सटर्नल जो कारक होते हैं, ओके, कोज होता है, उसके बारे में बताइए। फैक्टर कौन से? एक्सटर्नल। तो देखो, वायुमंडल, महासागर और भू सतह के बीच फीडबैक। ओके, उसके बाद देखो सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु प्रणाली के भीतर परिवर्तनशीलता, ज्वालामुखी क्रिया। क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज होने के कारण वजह जो फैक्टर होते हैं ना क्लाइमेट चेंज के, उनमें जो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो सकते हैं जो क्या करता है? क्लाइमेट को चेंज करता है, जलवायु परिवर्तन करता है। बताओ। यस, आंसर करिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पहला तो आएगा भाई सौर परिवर्तनशीलता, सोलर वेरिएबिलिटी। ओके, उसके बाद है आपका पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होता है। ओके, ये बाह्य फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, उसके बाद है आपका ज्वालामुखीय क्रिया। ओके, वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये तीनों के तीनों क्या है भाई? आपके एक्सटर्नल क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, सोलर, अर्थ ऑर्बिट और वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके, तीनों की तीनों आपको क्या है भाई? एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 29 लगाओ। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर ध्वनि। ओके, ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों को उनके मान के घटते क्रम में रखिए। चलिए, डिक्रीज ऑर्डर में लगाना है इसको। नॉइज पॉल्यूशन इंडिकेट्स है ना, इंडिकेट्स, इसको डिक्रीज ऑर्डर में लगाइए। चलिए, L10, L19 या फिर LEQ, इसको किस तरीके से लगाओगे? आंसर करिए सभी बच्चे इसका। यस, तो यहाँ पर देखो, ये जो होता है ना L10 होता है ना, ये जो लेवल होता है एक्सीडेड फॉर 10% ऑफ द टाइम। ओके, फॉर 10% ऑफ द टाइम द साउंड और नॉइज हैज अ साउंड प्रेशर लेवल अबव L10 माइनस। फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम द साउंड और नॉइज हैज अ साउंड प्रेशर लेवल एट और बिलो L10। ओके, तो देखो यहाँ से हम समझते हैं इसको। तो साउंड प्रेशर लेवल जो होता है ना, यहाँ पर देखो L10 है, वो इससे ज़्यादा होता है। ओके, L50 है तो ये इससे ज़्यादा है, और L90 है इससे ज़्यादा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम देखा जाए तो L10 होता है। क्या होता है? L10 आता है। ओके, लेवल 10 आता है। लेवल 50 जो होता है वो मॉडरेट लेवल पर जाता है, और मिनिमम जो होता है ना वो L90 आता है। क्लियर? चलिए, तो ये इसका लेवल है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप से। शहरी क्षेत्र में जो होता है उसमें पहले A आएगा, L10 आएगा। ओके, हम डिक्रीज मोड में जा रहे हैं ना, तो डिक्रीज मोड में क्या आएगा? पहले L10 आएगा, उसके बाद आएगा आपका LAQ आएगा, और उसके बाद आएगा L90। ओके, L10 जो है ओके वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो कि यहाँ पर हमने बताया ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ओके, LEQ बीच में आ जाएगा। ओके, LEQ क्या होगा? बीच में आएगा। क्लियर? यस, चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 लगाइए। अजर्सन रीजन है। अजर्सन कह रहा है व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक होती है उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। ओके, 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे ज़्यादा होती है तो पवन चक्कियों के से बिजली उत्पादन के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। बताइए आंसर क्या होगा? अजर्सन रीजन के बारे में बताइए। चलिए, यस, करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? आपका अजर्सन है वो तो सही है, रीजन जो है वो गलत है। क्यों गलत है भाई?
यहाँ पर पवन की औसत गति जो 8 मीटर प्रति सेकंड की बात की गई ना, तो यहाँ पर अगर नियम के अनुसार अगर हम देखें तो पवन चक्की के जो टरबाइन को कम से कम 10 मीटर ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस ऊंचाई पर एवरेज स्पीड जो होती है ना वो 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, मतलब कि यहाँ पर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें पवन की गति की, तो 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड उसकी मतलब कि क्या होती है, एवरेज होती है ना। अब ये 5 से 6 मीटर सेकंड की एवरेज पर भी मतलब कि वहां पर विद्युत की जो मात्रा होती है वो अधिक मानी जाती है। ओके, 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड की वहां पर गति की मतलब कि पवन की जो गति होती है ना उसमें भी मतलब कि क्या है, ज्यादा मानी जाती है। ओके, तो 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर विद्युत उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक कम नहीं होती है, वो ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर 8 मीटर तो ज्यादा हुआ, 8 मीटर प्रति सेकंड तो ज्यादा हो गया है ना, यहाँ पर तो 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड की अगर मतलब होती है तो भी आपकी जो विद्युत होती है ना वो मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में आपकी उत्पादित हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये वाली बात गलत है कि उससे कम मतलब कि 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, ये गलत है। ओके, यहाँ पर बहुत अधिक होती है ये बोल सकते थे आप। ओके, नहीं होती है ये नहीं बोल सकते थे। ओके, इसी वजह से गलत है। क्लियर, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर एवरेज आपको पूछी भी जाए, अगर ये स्टेटमेंट दिया है, अगर दूसरी तरीके से आपको पूछा जाए कि कितनी स्पीड में मतलब कि कितनी ऊंचाई 10 मीटर की ऊंचाई पर कितनी स्पीड पर मतलब कि पवन की गति होती है। ओके, जहाँ पर पवन चक्की को हम रख सकते हो, ओके, उसके टरबाइन को रख सकते हैं, तो आपको याद रखना है 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड। ओके, 6 मीटर प्रति सेकंड। ओके, प्रति सेकंड। क्लियर, यस, सेकंड। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन है, बताइए। अब ये तो मैंने वैसे भी आप लोगों को मतलब कि क्या है ट्रिक के साथ समझाया था। नेशनल एक्शन प्लान जो है, ओके, ये मैंने आपको उसके जो 8 मिशन थे, कितने मिशन है, 8 मिशन है। ओके, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको इजी वे में समझाया था, बताइए। यस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, पहला तो नेशनल सोलर मिशन होगा, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन इंडिया मिशन, हमने जिम ये इसकी ट्रिक बनाई थी, जिम इसकी नज्म नज्म है ना, मैंने इसमें लिखा भी था आप लोगों को, अभी परसों ही मैंने आप लोगों को भेजा था टेलीग्राम के अंदर। नज्म याद करो, जिम याद करो। ओके, याद नहीं रहते 8, तो इस तरीके से याद रखो। वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट मिशन ये नहीं आएगा। नेशनल वाटर मिशन नवम, हमने ये इसमें क्या बनाया था, नवम बनाया था, है ना। यस, तो ये सही है। एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन मिशन ये नहीं आएगा। ओके, तो कौन कौन से आएंगे, ए आएगा, बी आएगा और आपका डी आएगा। ए बी डी कहाँ पर है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, अब इसके 8 के 8 देख लो। नज्म नमी, हमने यही बताया था, नज्म नमी बताया था, है ना। नमी नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। फिर नमस, ओके, यहाँ पर नमस नमस बताया था। यस, यहाँ पर नवम बताया था, नवम, है ना, मतलब न व म ऐसे। ओके, नम से, यहाँ पर नम से, है ना, से, ये म और ये न, नम से, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर जिम बताया था, यहाँ पर नमसा बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, नमसा। ओके, और लास्ट में नमस्कार बताया था, नमस्कार, है ना, लास्ट में नमस्कार। तो नमस के यहाँ पर सीसी याद रखना, नमस्कार। ओके, क्लाइमेट चेंज का सीसी, नमस्कार सीसी। ओके, नमस्कार सीसी, क्लाइमेट चेंज। क्लियर, यस, तो ये उसके 8 क्या है टोटल मिशन है। और ये लॉन्च कब हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको NAPCC भी बोला जाता है। तो ये भी आपका लिए काम का है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। NAPCC का फुल फॉर्म बताए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, और 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर, यस, चलिए उसके बाद आते तो यहाँ पर ABD इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 32 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यूरोपीय संघ, जिसको EU बोला जाता है,
के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गृह गैस मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में तक खाली जगह तक की कमी की जाएगी। कितने तक की कमी की जानी है बताओ। यहाँ पर ईयू के देशों की बात हो रही, यूरोपीय संघ के जो देश है ना उनके आधार पर मतलब उन्होंने 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके उत्सर्जन में कितने तक की कमी की बात की है बताओ। और वो भी 1990 के लेवल के बेस पर। ओके चलिए 40%, 50%, 35%, 55% बताओ कितने तक कितने परसेंटेज ग्रीन हाउस गैस को वो मतलब कि कम करेंगे। यस तो करेक्ट आंसर इज द 40%। वो क्या करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कम करने की, ग्रीन हाउस गैस को कम करने की कोशिश करेंगे। ओके क्लियर। कौन करेंगे? ईयू मतलब यूरोपीय संघ की बात हो रही, यूरोपीय यूनियन जिनको बोला जाता है। ओके तो ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। ओके यस उसके अंतर्गत जो भी कंट्रीज आती है ईयू के अंतर्गत वो सारी कंट्रीज जो है वो 2030 तक 1990 के लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस को कितना परसेंट कम करेगी? 40% कम करेगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33। जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक के से मानसिक अशांति और वाणी श्रवण एवं दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकता है? चलिए जल के अंदर किसके मतलब कि मात्रा की वजह से मेंटली अशांति हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके मतलब स्पीच में भी मतलब कि प्रॉब्लम आती है, सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, देखने में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे मानव स्वास्थ्य पर मतलब कि प्रभाव पड़ता है किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से, मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से, लीड के मदद से वजह से, या निकल एंड क्रोमियम की वजह से? बताइए आंसर इसका। यस तो करेक्ट आंसर मिथाइल मर्क्यूरी। ओके मर्क्यूरी पारा जिसको बोलते हैं ना, मिथाइल पारा बोलो या फिर मिथाइल मर्क्यूरी, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ। विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देशों के सही क्रम की पहचान करिए। चलिए यहाँ पर विश्व के अग्रणी भूतापीय मतलब जियोथर्मल पावर जो है ओके वो भी मेगावाट की बात हो रही है। तो जियोथर्मल पावर को मेगावाट के मतलब कि प्रोड्यूसर जो भी कंट्रीज है उसको सही क्रम में बताइए। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए या और इंडोनेशिया, इसको सही क्रम में लगाइए। चलिए करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले नंबर पर है यूएस, दूसरे पर इंडोनेशिया, फिर फिलीपाइंस। देखो इस तरीके से ये टॉप 10 मैंने लिया है तो आपको याद रखना है यूएस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस ओके, तुर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटाली, केन्या, आइसलैंड एंड जापान। ओके तो सबसे पहले देखो सी है आपका यूएसए ओके, और फिर डी है इंडोनेशिया ओके, थर्ड नंबर पर क्या है? न्यूजीलैंड है। यस देखो यूएसए, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद है आपका आइसलैंड। ओके तो यहाँ पर आइसलैंड 9 नंबर पर है। ओके तो इस तरीके से टॉप 10 आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज देखो इस तरीके से आपको पूछा गया है। ओके यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं पूछा है पूरी तरीके से, लेकिन बीच बीच में लेकर उनको सीक्वेंस में लगाना था। ओके तो 10 के 10 आपको कंट्रीज जो है वो आपको याद रखनी है। पहले यूएस है ओके, आप इस तरीके से भी याद रख सकते यूआईप ओके, यूआईपीटी एनएम एंड मिकी ओके, एंड मिकीज ऐसे याद रख सकते हो, एंड मिकीज यूआईपीटी एनएम सॉरी एंड मिकीज ओके, या तो फिर यूआईपीटीएन मिकीज ऐसे याद रखो। ओके यूआईपीटीएन मिकीज इस तरीके से याद रख के भी आपको याद रखना है। क्लियर? यस चलिए तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मतलब कि प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं और इसके मतलब कि
अवधारणाएं दी हुई है कि उसके कॉन्सेप्ट दिए, क्या इसके अंदर आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, रियो समिट किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड। ओके, और इस बार देखो, इस बार क्वेश्चन पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो इसको करके जाना। और क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मैंने बहुत ही डीपली समझाया हुआ है, तो यूट्यूब पे आप मेरी चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको पुराने वाले जो क्लास हैं पीपल डेवलपमेंट के, उसी के अंदर आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों मिल जाएंगे। ओके, मॉन्ट्रियल जो है वो आपके ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपके ग्रीन हाउस गैसेस से है, GHG जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से ही आपका आंसर बन जाएगा। तो मॉन्ट्रियल के अंदर देखो, यहाँ पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात कहाँ पर की है, क्योटो प्रोटोकॉल में की है। ओके, और ओजोन डिप्लेशन की बात मॉन्ट्रियल में की है। तो ए में फोर्थ नंबर कहाँ पर है, ए में फोर्थ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, सी में देखो, सी में आपका 2 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, और रियो समिट जो है वो आपका क्या है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब कि रिलेटेड। ओके, रियो समिट। और आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो किससे है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट। क्लियर, यस, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा। ओके।